So today we will discuss about the relative motion in one dimension. Okay. So my dear friends, अब देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट ए अगर इधर वीए स्पीड से जा रहा है, ऑब्जेक्ट बी इधर वीबी स्पीड से जा रहा है, सो ये जो स्पीड्स हैं वीए और वीबी, ये स्पीड्स किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. सो दीज आर द एक्चुअल स्पीड्स ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. Is it clear? Now, my dear friends, अगर आपसे ये पूछा जाए speed of A with respect to B, अगर speed of A with respect to B पूछते हैं, so we can say that we will ask about VAB. तो बेटा ऐसा कहीं भी लिखा हो ना, so A becomes observer. A क्या बन जाएगा? Sorry. A becomes object and B becomes observer. तो ऑब्जर्वर क्या करता है? अपना सब कुछ जो भी इसके पास है वो सब ऑब्जेक्ट को दे देता है, बट अपनी अपोजिट डायरेक्शन. क्या करेगा ऑब्जेक्ट? ऑब्जर्वर क्या करेगा? जब ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वो अपनी वेलोसिटी किसको दे देगा? ऑब्जेक्ट को दे देगा. It gives all things to the object and but is in opposite direction. तो VB इधर राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो जब A को देगा तो किधर की तरफ दे देगा? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में. दिस इज VA. और इधर VB, और VA ऑलरेडी इधर जा रहा है. तो आप जरा ध्यान से देखिए, VB VA को सपोर्ट कर रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है? अगेंस्ट जा रहा है. सो वी कैन सी दैट जो वेलोसिटी ऑफ ए विद स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, दिस इज VA माइनस VB. माय डियर फ्रेंड, सिमिलर केस इज अगेन, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट्स है A एंड B, these are the object, these are moving along same direction, it is VA and VB. If we want to written in the form of speed of A with respect to B, so हमने ये देख के रखा है. अब हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ B with respect to A. अगर बच्चों आप स्पीड ऑफ B with respect to A देख रहे हो तो आप जरा ध्यान से देखो, इस केस में B क्या बन गया? ऑब्जेक्ट. एंड A क्या बन गया? ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर क्या करेगा बच्चों? ऑब्जर्वर क्या करेगा? ऑब्जर्वर क्या करेगा? A वाला अपनी सारी स्पीड किसको दे देगा? B को, लेकिन अपनी अपोजिट डायरेक्शन में. तो दिस इज मूविंग टूवर्ड्स राइट. तो जब ये स्पीड B को देगा, जब ये स्पीड B को देगा तो किधर की तरफ दे देगा? टूवर्ड्स लेफ्ट. तो दिस इज VA और दिस इज, and VB is moving along towards right. So in this case, the VA is against the VB. So we can say that the VA minus VB is VBA is equal to VA VB minus V. So यहाँ से ये दिख रहा है कि दोनों केस में either for observer B or for observer A. In both case, in a relative motion, if both objects are moving along same direction, then these velocities are subtracted with each other. Am I right or wrong? बोलो भाई, ऐसा नो. दोनों ही केस में आप ध्यान से देख सकते हैं कि पहले के केस में क्या होता है, अगर A और B दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और B becomes observer, A becomes object, means when you want to determine the speed of A with respect to B, then we subtract VA minus VB. And if you want to determine the speed of B with respect to A, so we can write in VB minus VA. Is it clear? Okay. Now बच्चों यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं, if objects are moving
along same direction, then its velocities subtracted with each other in relative motion. Relative motion. Okay, my dear friends. Now, अगर इसका मतलब क्या सर, ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कुछ बदल जाएगा? क्योंकि आपने सेम डायरेक्शन में तो दिखा दिया, तो हम एक काम करते हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन का भी देख लेते हैं. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ए, this is object B. Object A is moving in this direction, this is the speed VA, and object B is moving this direction, this speed is VB. So now if you want to determine the speed of B A with respect to B, so who is the observer? Who is the observer? B is the observer and A is the object. So what is the purpose of observer? The observer gives all motion parameters to object, but is it in opposite direction. So due to this reason, if VB is moving towards left, so when he and she sees the observer object A, then velocity of VB is supported to V. आप देखो VB VA को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, VA प्लस VB कर देंगे. इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, अगर इसी आर्टिकल को ऐसे समझाया जाता, दिस ऑब्जेक्ट A, दिस ऑब्जेक्ट B, and this is the speed VA, this is speed VB. So now the speed of B with respect to it, अब बोल सकते हैं VBA कितना होगा बच्चों, आप लोग खुद से बताइए. सो ये वाली अपनी सारी स्पीड किसको दे देगा, B को दे देगा. तो जब B को सारी स्पीड देगा तो बताओ किधर की तरफ देगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में कि राइटवर्ड डायरेक्शन में? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में. सो वो लेफ्टवर्ड स्पीड जो है वो VA को सपोर्ट करेगी कि VA के अगेंस्ट जाएगी? सो VBA कितना हो जाएगा, VB प्लस VBA. इज इट क्लियर? सो हम ये बात बोल सकते हैं ना, when the objects are moving in the opposite direction, then these velocities are added with each other in the relative motion. बोलो भाई ऐसा नो. So when objects are moving, if objects are moving in opposite direction, then its velocities subtracted with each, added, I'm sorry, velocities added with each other in relative motion. My dear friend, this same article is valid for acceleration and displacement also. ठीक है ना? This same नोट पॉइंट ये है, दिस सेम कॉन्सेप्ट is valid for acceleration and displacement. Means if two objects, one is A and other one is AB,
the acceleration of A is in this direction and acceleration of B is also along same direction. So acceleration of A with respect to B is what? Tell me, my dear friends. Both acceleration along same direction. So acceleration are A minus AB. Is it clear? If both acceleration are moving in the opposite directions, if both objects are moving in the opposite direction, say the acceleration of A either and acceleration of BAB either, so we can say that the acceleration of A with respect to B is equal to what? A plus B. अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड कर देंगे और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो सबट्रैक्ट कर देंगे. इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो ओके. तो जो इसी के साथ अब हमें आगे की कहानी को पढ़ना चाहिए. आपने रिलेटिव मोशन देखा, तीनों इक्वेशंस देखी. एक्चुअली चारों इक्वेशंस के बारे में हमने एनालिसिस किया. पहली इक्वेशन क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1. उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होगा तो कैसे डिफाइन करना है, एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो कैसे डिफाइन करना है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये देख चुके हैं अब तक कि अगर कोई भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, देन वी यूज द मोशन अलोंग one direction horizontally. इस केस में हमने बहुत कुछ यूज करके देखा. My dear friends, now we will discuss about the next motion. The motion is motion under gravity. मेरे बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी को देखने के लिए आपको सबसे पहले एक बात समझनी चाहिए कि अगर कोई भी अर्थ सरफेस है, जैसे ये मान लो अर्थ सरफेस है, तो जनरली यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं ना, वो ग्रेविटेशनल की स्टडी नहीं कर रहे हैं. हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल को सरफेस से ज्यादा हाइट पर नहीं छोड़ा जाता है. एक लिमिटेड हाइट है जिसपे जी वेरी नहीं करता. सो अगर इस बॉल को किसी h हाइट से रिलीज किया जाता है, so इस पे constant acceleration always act up. This is called constant acceleration and this value is always 9.81 meter per second square. My dear friends, one more important thing, this acceleration is represented by small g. Okay बच्चों, तो आपको बस करना क्या है, एक बार हम पार्टिकल को अपवर्ड मोशन कराते हैं सबसे पहले. सो अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल या पार्टिकल, ओके, इन अंडर ग्रेविटी. ओके बच्चों, सो अपवर्ड मोशन कराने पर हम देखते क्या है, जैसे ही ये सरफेस आई और इस सरफेस से बॉल को अच्छा ऊपर की ओर फेंकने के लिए हमें कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी तो ऊपर जाएगा. सो ये यू स्पीड से ऊपर गया. एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड. A is acting g which is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपने कोई स्पीड दी है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन अगर मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये धीरे धीरे स्पीड को डिक्रीज कर देगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो. एंड उस अगर मान लो किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पर मेरे को वेलोसिटी बतानी है, किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पर अगर आपको वेलोसिटी बतानी है, अगर t इक्वल टू 0 पर जिस टाइम पे रिलीज किया गया, उस केस में हमें क्या यूज करना चाहिए? बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या होती थी बच्चों? by using first equation of motion. Tell me, my dear friends.
The first equation of motion is v vector is equal to u vector plus a vector into t. Is it clear? मेरे बच्चों, आप एक बात देखो कि अगर आप देखें एक्सेलरेशन मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इसमें से किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव. सो टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टेकिंग, हमने बोला ना, आप जब भी ये इक्वेशंस यूज करने जाइए तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करिए. तो आप साइन कन्वेंशन के साथ जैसे ही यूज करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव. सो मेरे बच्चों, किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी जो है वो v है. इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली गई है, बट एक्सेलरेशन क्या है? -g इंटू टी. यहां से अपवर्ड मोशन की एक इक्वेशन निकल के आ जाती है, v इक्वल टू u माइनस gt. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मान लो बच्चों, किसी टाइम t1 पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता, तो वो टाइम t1 कितना होगा? सो बस इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं. एट टाइम t1 v इज 0. सो 0 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? u माइनस g t1. thus t1 इज इक्वल टू हाउ मच? u बाई g. बच्चों एक बात मेरे को बताओ, जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मतलब इसको ये फेंकने के बाद जितनी देर में दोबारा ग्राउंड से टकराती है, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल in air. Time taken by particle in air. एयर में जितना समय वो लेता है उसी को क्या बोलते हैं? फ्लाइट. आपको लग रहा होगा ना फ्लाइट का मतलब क्या होता है? उड़ना. तो कितना समय तक वो उड़ता रहा, तो जितनी देर तक वो हवा में रहेगा उतनी देर तक तो उड़ेगा. सो वो कितना हो गया? तो हमने देखा कि इसको अगर यहां से यहां तक जाने में u बाई जी टाइम लगता है, तो वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा? u बाई जी टाइम लगेगा. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? टोटल टाइम u स्क्वायर नहीं, द टोटल टाइम t इज इक्वल टू 2t1. जाने में t1 लगेगा, यहां से यहां तक जाने में टाइम t1 लगा, तो वापस आने में भी टाइम अगर t1 लग रहा है, सो टोटल टाइम बच्चों कितना हो गया? t1 प्लस t1 विच इज इक्वल टू 2t1. thus टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2u बाई g. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. प्लीज रिमेंबर, in a motion under gravity and upward motion, the time of flight is 2u by g, where u is the initial velocity and g is the acceleration due to gravity. Now my dear friends, one more question is asked about these things: maximum height. मैक्सिमम हाइट का मीनिंग ये है बच्चों कि अगर मैंने इसको यहां से रिलीज किया, इस ब्लॉक को यहां से छोड़ा u स्पीड से, तो देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज होती जाएगी. तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी. इसके ऊपर वो जा सकता है क्या? तो ये उस बॉल की ट्रेवल की गई सबसे मैक्सिमम हाइट होगी कि नहीं होगी? सो ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा? सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग third equation of motion. The third equation of motion is v square is equal to u square plus twice a dot s. Is it clear? So मेरे बच्चों, यहाँ पर भी u को upward direction is taken positive and downward direction is taken
नेगेटिव। सो भैया यहाँ से v फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो जीरो का स्क्वायर, u का स्क्वायर इज ऑलवेज u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस g, बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू g माइनस g इंटू एच मैक्स। मेरे बच्चों यहां से एच मैक्स कितना दिख रहा है आपको, u स्क्वायर अपॉन 2g। भैया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर maximum height, u square upon 2g, u Do square not take upon the minus sign. 2g। या बेटा Don't we take the minus sign? minus sign I'm taking na, h max not taking a minus sign because the displacement along upward direction na, and we will take the upward direction is positive. Okay. Okay, so to this reason the h max is positive and a's will be acting in downward direction, thus the a should be negative. Is it clear? Yes, sir. Okay, now my dear friends, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, कई बार ये भी आर्टिकल आ जाता है कि ये ग्राउंड से एक पार्टिकल को ऊपर की ओर रिलीज की ओर छोड़ा गया यू स्पीड से, तो मान लीजिए किसी टी टाइम पर, किसी भी जनरल टाइम टी पर आपसे पूछेगा कि भैया उसकी हाइट कितनी होगी, एच हाइट। सो सिंपली दैट अगेन वी विल टेक upward direction is positive, downward direction is negative, displacement is always along positive direction because it is an upward motion na, and acceleration will be acting negative z direction, negative j। so my dear friends, इस केस में हम यूज करते हैं by using second equation of motion। So a second equation of motion is s vector is equal to u vector into t plus half of a vector into t square। Thus s vector is upward direction is positive na, so it will be h, u vector is positive, so this is ut, a vector is negative, so plus half of minus g into t square, thus the h is equal to ut minus half of gt। Is it clear? Is it clear? Okay, now my dear friends, we will discuss about downward motion। So downward motions, so let us see the downward motion under gravity, downward motion under gravity। My dear friends, downward motion under gravity means, suppose there's a building and the height of the building is say h, कोई height होगी ना हर एक building की, so this height of the building is h, height of the building is h, and the particle is released, is throwing downward from the building roof with a speed u। Is it clear? So first question is this, what is the velocity of particle to collide with the ground? ठीक है ना? So for this velocity, taking again we will take upward direction is positive, downward direction is negative, एक acceleration हमेशा लगा रहता है which is g, हमेशा downward। So for velocity determination we use third equation of motion, equation of motion। In third equation of motion, what is the third equation of motion? It's v square is equal to u square plus 2a vector dot s vector। Is it clear? So my dear friends, v square is equal to u square plus
G is in negative direction. So my dear friends, first of all, write down this like this. It's minus u square, because u is also in negative direction. So minus u square plus 2. A is also in negative direction, so minus g. Displacement, my dear friends, the displacement is also downward because it is moving in downward direction. So this is also in negative. Is it clear? So my dear friends, v square is equal to minus u square is positive u square plus minus minus plus thus 2gh. So now my dear friends, v is equal to square root of u square plus 2gh. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Now the another question is this: if the particle is throwing at a time t equal to 0, then how much amount of the time taken by the particle to reach the ground? कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुंचने में? ठीक है ना? Okay, so how much amount of the time taken? So my dear friends, for time taken, we use second equation of motion. First of all, important thing, why we use a second equation of motion? Because we know the displacement covered by the particle, it is equal to the height of the building. We know the initial velocity. We know the acceleration. We don't know the time. So think about that. Only second equation of motion gives the relations between displacement, velocity, acceleration, and time. Is it clear? Thus, we use second equation of motion. What is the second equation of motion, my dear? Very good. Though we can say that the S vector is equal to U vector T plus half of A vector into T square. My dear friends, हमने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया हुआ है, बिकॉज बिल्कुल H नेगेटिव इसलिए लिया है काव्यांजलि, बिकॉज बेटा हमने यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन को नेगेटिव माना है. सो डाउनवर्ड मोशन में बेटा H जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब देखिए ना, H किधर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं कि नहीं? इज इट क्लियर? बोलो काव्यांजलि. So now my dear friends, it's S. तो S कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस H. एक बार फिर से दिखाते हैं हम आपको. दिस इज द बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के टॉप से क्या किया गया है? U स्पीड से पार्टिकल को रिलीज किया गया, थ्रो किया गया है, और ये जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है दिस इज H. सो माय डियर फ्रेंड्स, टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव. अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भाई ऐसा न बोलो. तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सो वी विल टेक डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव H. वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में है बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन है. तो दिस इज इक्वल टू माइनस ut. एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? दिस इज ऑल्सो, तो इट इज प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. मेरे बच्चे यहां से माइनस H इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लेते हैं तो दिस इज ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर आ जाता है कि नहीं? दस ये से ये कैंसिल आउट हो गया. द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट H इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर. From this equation we determine the time. This is a quadratic equation of the time ना. So इससे हम बड़ी आसानी से टाइम निकाल सकते हैं. How is it? Let us see how is it. So it is very easy. It's 2h by g is equal to 2u by g into t plus t square. ऐसे करके लिख सकते हैं. Okay, this is the quadratic equation of t square. It is t square plus 2u by g into t
minus 2h by g is equal to 0. So for this quadratic equation, for solving such type of quadratic equation, we use a Sridharacharya. So Sridharacharya is t is equal to minus b, which is 2u by g, plus time never can be negative. Due to this reason, we will take only positive roots. Positive b square, this is 4u square upon g square, minus plus 4a is 1 and c is 2h by g. Is it clear? Divided by 2. My dear friends, in this from this term we common up 4. Thus after a square root 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा. तो मैं ये बोल सकता हूं, मैं ये बात बोल सकता हूं, the t is equal to, the time t is equal to minus 2u by g plus, here 2 will be common, so this is u square upon g square plus 2h by g divided by 2. मेरे बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं? So the term is very simple and very easy. It is t is equal to minus u by g plus square root of u square by g square plus 2h by g. So इस एक्सप्रेशन को याद रख पाना शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बिकॉज इट इज अ वेरी बिग एक्सप्रेशन ना, तो हमें वे पता होना चाहिए. वे के लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं. कौन सी? ये वाली. और इस इक्वेशन को यूज करके हम बहुत आसानी से टाइम बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड से हिट होने. इज इट क्लियर? Thank you so much. Okay. Now, my dear friends, the most important thing is that it is the free fall motion. We will discuss about free fall motion. What is the meaning of free fall motion? So the free fall motion is, suppose हमारे हाथ से कई बार हम छत पे खड़े होते हैं और बाहर देख रहे होते हैं और हमारे हाथ से कई चीजें छूट जाती हैं. छूटने का मतलब होता है रिलीज. उसको हम फेंकते नहीं है, उसको स्पीड देते हैं क्या, कुछ जस्ट रिलीज करते हैं. तो फ्री फॉल मोशन का मीन्स है द इनिशियल वेलोसिटी in downward motion of the particle, in downward motion of particle initial velocity is 0. This is called free fall motion. Is it clear? means मेरे बच्चे अब जरा ध्यान से देखिएगा. अगर ये आपका बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के हाइट से आप कोई भी चीज रिलीज करते हैं, कोई भी चीज यहां से कोई भी चीज, मान लो एक बॉल ली और उसको रिलीज किया, जस्ट रिलीज. सो बेटा जस्ट रिलीज का केस ही होता है फ्री फॉल. जस्ट रिलीज्ड का मीनिंग क्या है? जस्ट रिलीज्ड का मीनिंग क्या है? फ्री फॉल. फ्री फॉल मीन्स यू हियर 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, रिलीज किया तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g, इसकी हाइट h है. हाँ नेगेटिव होगा, h है. और हमने जैसा कि देख रखा है अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव. सो मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भैया कितनी स्पीड से टकराएगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ द स्पीड. सो वी यूज फॉर स्पीड v, we use third equation of motion. मेरे बच्चों आपको मैंने डाउनवर्ड मोशन में ऑलरेडी स्पीड निकाल के दिखाई है. इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh. आप देख सकते हैं हमने डाउनवर्ड मोशन को जब एनालिसिस किया था तो इस स्पीड के बारे में यहां लिखा हुआ है, ये लिखा है ना. सो अगर यहाँ पर
स्पीड निकालनी है और इनिशियल स्पीड आपकी 0 है, here u is 0, so v square is equal to 2gh and v is equal to 2 रू gh का स्क्वायर। सो आपको फ्री फॉल मोशन पे अगर स्पीड पूछी जाएगी तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इज इट क्लियर? Okay, my dear friends. Yes, sir. Another question is asked कि what is the time taken by the particle to reach the ground? So for time अब देखिए टाइम के लिए हमने इस इक्वेशन का डेरिवेशन किया हुआ है, दिस इज माइनस यू बाई जी प्लस यू स्क्वायर बाई जी प्लस 2h बाई जी, बट फिर भी हम एक बार फिर से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। आप उसमें भी u को डाल के देखिए क्या रिजल्ट आता है। जब तक मैं ये लिख रहा हूं आपको, तब तक आप सोचो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सर ने कराई है उसमें हम u की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, और तब तक मैं सेकेंड इक्वेशन यूज करता हूँ। वी यूज second equation of motion, second equation of motion. What is the second equation of motion? S vector is equal to u vector into t plus half of a vector into t square. My dear friends, S जो कि vertically downward displacement है तो it will be taken a minus h. U here is 0, so 0 into something is 0. Plus half of a vector is minus g. So बेटा a vector is negative minus g and t square. मेरे बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं? आप देखो तो 0 माइनस ये क्या मिल जाएगा आपको, माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर मिल गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, टाइम कितना आ गया, t square is equal to 2h by g and t should be square root of 2h by g. So मेरे बच्चों अगर किसी का भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, अगर मैंने कोई पार्टिकल h हाइट से छोड़ा तो कितनी देर बाद वो टकराएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h by g के बाद टकराएगा। इज इट क्लियर? So these are the very important formulas. Please remember everyone, these are also very important. ओके बच्चों, चलिए एक सिंपल और सीधा न्यूमेरिकल करते हैं। फिर वापस दिखा ना सब, मैं लिख लेता हूँ। अच्छा। So my dear friends, let us see this question. In this question, a car and truck moving along, yes Sir, it should be, sir, the time taken to catch up, na sir? हाँ, it's catch or overtake. सर बट ओवरटेक के लिए तो सर अपने को ट्रक का और कार का डिस्टेंस चाहिए होगा ना, कि मतलब लेंथ कितनी है कार और ट्रक की। The most important and beautiful things is this कि हमें ओवरटेक के लिए डिस्टेंस पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता चलनी चाहिए। भाई ट्रक ओवरटेक कर रहा है कार को, तो कार और ट्रक के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये पता होनी चाहिए ना, तभी तो कार ओवरटेक करेगी ट्रक को। हो क्या रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बच्चों कार और ट्रक दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहली लाइन ही ये बात बोल रहा है, डिफाइन कर रहा है इस चीज को। अ कार, इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, अ कार एंड ट्रक मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन एंड स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। सो बच्चों if this is car, suppose this is the car C and this is the truck T, so both are starting same point na, but the condition is what, truck is initially truck is moving faster than car, 10 मीटर पर सेकंड जल्दी भाग जाएगा, आगे भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा, और कार क्या हो रही है, स्लो आ रही है। लेकिन कार के पास एक्सेलरेशन है, कितना है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो ये डिफाइन कर रहा है कि कार की स्पीड बढ़ती जाएगी समय के साथ। तो जब ये यहां कहीं ट्रक पहुंचेगा, मैं मान लेता हूं कि उस समय
कार जो होगी, उस टाइम पर कार जो होगी वो ट्रक को ओवरटेक करेगी। सो एट द सिचुएशन ऑफ ओवरटेक अगेन कार एंड ट्रक बोथ आर एट सेम पॉइंट। जब कार ट्रक को ओवरटेक करती है तो उस टाइम पे कार और ट्रक दोबारा एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? इसका मतलब अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों लोग, तो जितना डिस्प्लेसमेंट बेटा कार ने ट्रेवल किया, क्या उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रक ने नहीं ट्रेवल किया? अरे बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यही है कि नहीं, कि जितना डिस्प्लेसमेंट कार ने ट्रेवल किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रक ने ट्रेवल किया। द मोशन ऑफ द कार इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन but in constant acceleration. Is it clear? जबकि the motion of the truck is uniform. So my dear friend, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या यूज करते थे? या तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरे बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम के बारे में कोई नहीं बात करता, क्योंकि इट इज द v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में टाइम ही पूछा गया। इसका मतलब अगर ये t इक्वल टू 0 से सब कुछ चालू होता है और ये किसी t टाइम पे ओवरटेक करता है, तो ओवरटेक करने का मतलब जितना टाइम ट्रक को यहां से यहां तक लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक लगना चाहिए, तभी ओवरटेक कर पाएगा। तो इसलिए हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा। सो फॉर ओवरटेक बाय कार, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक। सो मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार के लिए हमने क्या यूज किया? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। और ट्रक के लिए क्या यूज किया बच्चों? बोलो। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या यूज करते थे? डिस्प्लेसमेंट बराबर स्पीड इनटू टाइम। अरे यार बोलो यार ऐसा। तो भैया v इंटू टी मैंने आपको देखिए, आपको जो कल की क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो डिस्कस किया है उसमें ये बात बताई है अच्छे से कि बच्चों अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ v इक्वल s इज इक्वल टू vt और v इक्वल टू s बाई टी। और मैंने बोला है अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो भी दो तरीके के मोशन होंगे। एक होगा आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसमें डायरेक्टली तीन इक्वेशंस का यूज कर दीजिए, v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s। इज इट क्लियर? सो मेरे बच्चों वही इक्वेशन यूज करी। सो u हमें दिया गया है 2 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ 0.5 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू टी। मेरे बच्चों टी कैंसिल आउट हो सकते हैं कि नहीं? सो टी से टी कैंसिल आउट हो रहे हैं। जैसे ही कैंसिल आउट हो गए मेरे भाई, यहां पर बच गया 1/4 टी इज इक्वल टू 10 माइनस 2। 2 इधर चला गया ना, सो 10 माइनस 2 बिकम्स 8। तो टाइम कितना बच गया बच्चों? 32 सेकेंड्स। मतलब 32 सेकेंड में कार जो है वो ट्रक को ओवरटेक करती। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर आंसर। लेट अस सी द सर मैंने सर रिलेटिव मोशन का सर यूज नहीं किया सर, मैंने अलग मेथड से किया, तो चलेगा क्या सर? उससे आंसर्स गलत आएगा, चेक कर लेते हैं अभी। सर ओके सर, मेरे को टाइम मिला सर, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड सर। ओके देख लेते हैं अभी, 1 मिनट लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओवरटेक के टाइम पर कई बार देखा ना, अभी ऊपर एक क्वेश्चन लिया उसमें ओवरटेक के लिए हमने रिलेटिव मोशन का यूज किया क्या? नहीं किया। तो याद रखिए अगर कभी कोलिजन, मीट और कैच ऐसी चीजें जो आपस में मिल रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे से मिल रहा हो बंदा, ठीक है, ऐसी सब चीजों में हमेशा याद रखिए रिलेटिव मोशन का यूज होगा। ये एक ऐसी चीजें हैं
जो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में फायदा होगा। ठीक है ना, कुछ वर्ड से जिनसे हम आइडिया निकाल सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बच्चों, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। ये अगर पता चल गया तो हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मुझे कहीं भी कोलिजन वर्ड दिखाई देगा तो मैं डायरेक्टली सबसे पहला मेरा अटैच क्या रहना चाहिए कि हम क्या लगाएंगे, रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जरा पढ़ते एक बार क्वेश्चन क्या दिया गया। इन द फिगर द हाइट ऑफ द टावर is 100 meter. Nobita is standing on the top of the tower and Doraemon is standing on the ground. Nobita throws a ball towards the Doraemon with 5 meter per second and Doraemon throws a ball in upward direction with a speed of 10 meter per second. Find the time when both balls collide with each other. Okay, my dear friends. एक बात याद रखिए आप, बहुत अच्छी बात ये है कि अगर ये मान लीजिए बच्चों ग्राउंड है, ये एक टावर दिया गया है, टावर के ऊपर नेग्लिजिबल हाइट दोनों की नेग्लिजिबल मान ली गई है, तो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है दिस इज 100 मीटर। ये डिफरेंस कितना दिया गया है, 100 मीटर। इज इट क्लियर? 100 मीटर डिफरेंस है मेरे बच्चों। ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, स्पीड ऑफ नोबितास बॉल विद रिस्पेक्ट टू डोरेमोन बॉल्स क्या होगा? स्पीड ऑफ नोबिता विद रिस्पेक्ट टू डोरेमोन। तो आप देख रहे हो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी वेलोसिटीज होती हैं तो आपस में क्या की जाती हैं, इन अ रिलेटिव मोशन में हम क्या करते थे, एडिशन करते थे। सो Vn plus Vd, that's why this will be equal to what, 10 plus 5, this is Vnd is equal to 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डोरेमोन अगर नोबिता की बॉल को देखता है तो अपनी तरफ आते हुए कितनी स्पीड से देखेगा, 15 मीटर पर सेकेंड से देखेगा। नाउ what is the distance traveled by this ball to reach the Doraemon? 100 मीटर। बिकॉज क्योंकि जब डोरेमोन ऑब्जर्वर बन गया तो ऑब्जर्वर हमेशा कैसा होता है, इट बिकम एट रेस्ट, और वो अपना सब कुछ किसको दे देता है, ऑब्जेक्ट को दे देता है। सो अब रिलेटिविटी में नोबिता की बॉल को डोरेमोन तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, सॉरी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 100 मीटर। सो इन relative motion means with respect to Doraemon. With respect to Doraemon, the height covered by Nobita's ball, the height covered by Nobita's ball is 100 meter. Is it clear? बोलो बच्चों। Now, my dear friends, one more important thing is present. In this case, the by Nobita की बॉल भी एक्सेलरेशन फील करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, उतना कितना करेगी जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डोरेमोन की बॉल भी एक्सेलरेशन फील करेगी कि नहीं करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी कितना करेगी, जी ही करेगी। सो इस केस में अगर मेरे से कोई पूछे एक्सेलरेशन ऑफ नोबिता विद रिस्पेक्ट टू डोरेमोन कितना होगा बच्चों, तो an माइनस AD, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, सो कितना हो गया, g माइनस जी विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। So in relative motion, the motion of the Nobita's ball is uniform. देखो ना, एक्सेलरेशन 0 है तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि नहीं हो गया। In relative motion of Nobita's ball is uniform. Thus यूनिफॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, जल्दी बताओ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए
कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे बच्चों? S इज इक्वल टू V इंटू टी। तो S कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 100 मीटर। स्पीड कितनी है? 15 इंटू टी। तो टाइम कितना निकल आएगा बच्चों? 100/15 विच इज इक्वल टू 20/3 seconds. So almost 6.67 सेकेंड। तो टाइम कितना आ गया? 6.67 सेकेंड में ये इसको हिट करते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आप याद रखिए, अगर कभी भी कोलिजन, मीट, कैच इन सब का यूज किया जाए तो हमेशा रिलेटिव मोशन लगाते हैं। तो हमने क्या किया, रिलेटिव मोशन में डोरेमोन को ऑब्जर्वर मान लिया और नोबिता को ऑब्जेक्ट। तो डोरेमोन ने जैसे ही नोबिता की बॉल को ऑब्जर्व करना चालू किया, उसने देखा कि वो उसके तरफ 15 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। फिर उसने जैसे ही देखा कि उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है मेरे पास आने के लिए, तो वो देख रहा है कि 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। नाउ नोबिता ये जानता था कि दोनों के पास एक्सेलरेशन है, तो जैसे ही एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि एक्सेलरेशन कैसा हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो नोबिता की बॉल डोरेमोन के रिस्पेक्ट में एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? S is equal to VT. Thus 100 is equal to 15 into T and T is equal to 6.67 second. Is it clear बच्चों? और कोई बात? चलो भाई। So okay, bye. हाँ सर, उन्हें भी सुनना है।